हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। अभी तक जो टॉपिक आपने पढ़े हैं बेटा, लाइक चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो उसमें क्या हो रहा था बेटा कि पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो चेंज हो रहे थे। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि फर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही थी, वहां पर बिजनेस कंटिन्यू था। मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही थी, बिजनेस डिसॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा था बेटा कि पार्टनर के रिलेशन या पार्टनर के एग्रीमेंट चेंज हो रहे थे केवल। और यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या हो रहा है बेटा, पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो रही है। अब हमारी पूरी फर्म डिसॉल्व हो रही है। ठीक है। पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा, पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। तो जनरली सोचिए ना, जब आप कोई बिजनेस को आप सेल कर रहे हैं या बिजनेस बंद कर रहे हैं तो क्या होगा। तो बेटा जनरली जब हम बिजनेस बंद करते हैं तो हम क्या करते हैं, सारी एसेट को सेल कर देते हैं। और एसेट की सेल करके उससे हम लाइबिलिटीज को पे कर देते हैं। अगर कुछ पैसा बचता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बिल्कुल सेम आपको डिसोल्यूशन में करना है। आपको सारी एसेट को रियलाइज कराना है, आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है, और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो बेसिकली ये हमारा काम होगा कहां पर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिसोल्यूशन के मोड क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरह से बेटा आप डिसोल्यूशन, मोड ऑफ डिसोल्यूशन की। ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका है बेटा वो है म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो देखिए पार्टनरशिप आपको पता है म्यूचुअल एजेंसी होती है ना। तो म्यूचुअली अगर सभी पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं आपस में कि भैया अब हमें फर्म को आगे नहीं चलाना, अब हमें बिजनेस को क्लोज करना है, तो आप इस फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है कंपलसरी डिसोल्यूशन। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होगा बेटा, कंपलसरी तब होगा जब व्हेन ऑल दी पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। सारे के सारे पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। मतलब कोई भी पार्टनर लायबिलिटी को पे करने की कैपेसिटी में हो ही नहीं। उस सिचुएशन में भी बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अब थर्ड कह रहा है ऑन हैपनिंग ऑफ ऑफ एन इवेंट। बेटा कुछ इवेंट अगर घट जाए, कुछ घटनाएं हो जाए, कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, देखिए एक्सपायरी ऑफ टर्म। सपोज कि आपने जो पार्टनरशिप की थी वो एक फिक्स टर्म के लिए थी, मान लीजिए 10 साल के लिए थी, 5 साल के लिए थी। जैसे ही वो टर्म कंप्लीट होगा आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी बेटा। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ वेंचर। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है, मान लीजिए आपको 50 किलोमीटर का एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और आपने वहां पर किसी के साथ मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया है। तो जैसे ही वो रोड कंप्लीट होगा बेटा आपका, तो आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपका वेंचर खत्म हो गया। ठीक है। आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप की थी बेटा वो खत्म हो गई। लास्ट केस है डेथ हो गई पार्टनर, मान लीजिए दो ही पार्टनर है, एक की डेथ हो गई, तो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं। अब बाय नोटिस, देखिए अगर पार्टनरशिप एट विल है तो नोटिस देके भी पार्टनर बेटा फर्म को डिसॉल्व करा सकते हैं। ठीक है। अब बाई कोर्ट, देखिए बेटा कोर्ट भी ऑर्डर दे सकता है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें कोर्ट बाकायदा ऑर्डर देता है कि भैया अब इस फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, ये आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। देखिए कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन है बेटा, पार्टनर बिकम ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, है ना। अनसाउंड माइंड का मतलब हो गया ऐसा पार्टनर जो चीजों को समझ नहीं पा रहा है, जो विच इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, या नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चीजों को समझ नहीं पा रहा है बेटा। तो ऐसा जो पार्टनर होगा, अगर कोई पार्टनर ऐसे हो जाता है तो उस केस में कोर्ट आपको आदेश दे सकता है कि ये पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना ही बेटर है, लोग चीजें समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। दूसरा बेटा, जब कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो सकता है टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब वो ड्यूटी नहीं कर पा रहा, मान लीजिए फिजिकल वर्क है आपकी फर्म में और एक पार्टनर का हाथ कट गया, पैर कट गया, वो फिजिकली उसमें एक्टिव नहीं हो सकता ना, इनकैपेबल हो गया, तो उस सिचुएशन में आपको पार्टनरशिप को बेटा क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। कोर्ट इसका ऑर्डर दे सकता है। पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। पार्टनर बेटा कुछ उस पर कोई आरोप लग जाए, उसका जो बिहेवियर है वो ठीक ना हो, इस केस में भी कोर्ट जो है वो दे सकता है आदेश फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है।
अब कह रहा है कि कोर्ट फाउंड डिसॉल्व ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। कुछ और भी रीजन हो सकते हैं जिसमें कोर्ट को लगे कि हाँ भाई अब इस बिजनेस को बंद कर देना ही बेटर है, जैसे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाए, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, अब सबसे पहले हम जानेंगे रूल्स फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट को कैसे सेटल करना है। जब रियलाइजेशन होगा ना, सॉरी डिसोल्यूशन होगा, तो अकाउंट कैसे सेटल किए जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा पेमेंट ऑफ लॉस की बात करेंगे। अगर लॉस होता है तो उसकी पेमेंट कैसे होगी। तो सबसे पहले तो पार्टनर प्रॉफिट में से देंगे। अगर प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट खत्म हो गया है तो बेटा फिर कैपिटल से देंगे, है ना। और अगर जरूरी हुआ तो पार्टनर अपने इंडिविजुअली अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पैसा लाएंगे, अपने घर से लाएंगे, मतलब अपनी प्राइवेट एसेट से भी पैसा लाना पड़ सकता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, कि भैया एसेट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, या एसेट जो रियलाइज होगी वहां से जो पैसा मिलेगा वो कहां पर सबसे पहले यूज होगा बेटा। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले कहां यूज होगा, तो जो थर्ड पार्टी की बेटा ड्यू है, जो आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, सबसे पहले बेटा हम उनकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप किसकी पेमेंट करेंगे, जो भी आउटसाइड लाइबिलिटी है। दूसरा बेटा लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से जो लोन मिला हुआ है, जो पार्टनर से लोन लिया हुआ है फर्म ने, उसकी पेमेंट की जाएगी सेकेंड नंबर पे। तो सबसे पहले जो पैसा मिलेगा उसका क्या करेंगे बेटा, हम उस पैसे का हम सबसे पहले हम आउटसाइड लाइबिलिटी पे करेंगे। उसके बाद अगर पैसा बचेगा, उस पैसे से जो पार्टनर से लोन लिया हुआ है उसकी पेमेंट की जाएगी। उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स की जितनी कैपिटल है उस कैपिटल को आप रीपेमेंट कर देंगे, उस कैपिटल को पार्टनर को वापस लौटा दिया जाएगा। और बेटा इसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो वो पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप लोन फ्रॉम पार्टनर की पेमेंट करेंगे, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल को रिपेमेंट किया जाएगा, और अगर उसके बाद भी पैसा बच जाता है तो उस पैसे से आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये मतलब एक तरह से सरप्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे बेटा, कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए मैंने बताया सबसे पहला अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। इस रियलाइजेशन अकाउंट में बेसिकली हमें क्या करना होगा, इस रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा हमें एसेट को रियलाइज कराना है, कि एसेट हमारी कितनी वैल्यू से रियलाइज होंगी। यानी कि ये सिंपल भाषा में बोलूं तो ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम एसेट को सेल करेंगे, लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, और निकालेंगे कि एसेट को सेल करके लाइबिलिटीज की पेमेंट करके फर्म को प्रॉफिट या लॉस कुछ हो रहा है तो वो यहां से कैलकुलेट होगा बेटा। ठीक है, दूसरा बनेगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एज यूजुअल बनेगा जैसे आप अभी तक बनाते हुए आ रहे हो, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ एनी। अगर कोई पार्टनर का लोन होता है बेटा, चाहे फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है या उसको लोन दिया है, दोनों ही केसेस में हम सेपरेट लोन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, सेपरेट लोन अकाउंट बनाएंगे, उस लोन के थ्रू, उस सेपरेट लोन अकाउंट के थ्रू उसकी पेमेंट की जाएगी या उससे पैसा रिसीव किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हमारा बनेगा कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट, उसमें हम क्या करेंगे, वो जनरली जितना कैश आया और फर्म में जितना कैश गया ड्यूरिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस वो सब हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे बेटा। ठीक है, तो अब एक रियलाइजेशन अकाउंट का छोटा सा एक फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, सारी एसेट को यहां पर ट्रांसफर करेंगे डेबिट में। यहां पर मैंने लिखा है टू सन्ड्री एसेट। अब इसके लिए रूल नंबर 1 लिखा है मैंने, कि कौन कौन सी एसेट को ट्रांसफर करना है, उसके लिए रूल नंबर 1 है। ठीक है, तो देखिए आ जाते हैं रूल नंबर 1 में। ये कह रहा है कि व्हाइल ट्रांसफरिंग एसेट, कौन कौन से एसेट को आपको ट्रांसफर करना है, क्या क्या रूल है एसेट को ट्रांसफर करते टाइम, है ना। तो देखिए बेटा सिंपल सा रूल है, ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश और बैंक बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट ईटीसी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो वो एसेट जिनको सेल किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल भाषा में है, वो एसेट जिनको सेल किया जा सकता है उन सभी एसेट को बेटा हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट से रियलाइजेशन के डेबिट में। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कि प्रोविजन, दूसरा रूल क्या कह रहा है बेटा, प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट, अगर किसी भी एसेट के अगेंस्ट आपने प्रोविजन बना रखा है, ठीक है, जैसे बेटा
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, इस तरह के अगर आपने प्रोविजन बना रखे हैं, शुड बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, उसको भी बेटा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज के साथ ट्रांसफर किया जाएगा। ध्यान रखेंगे बेटा। तो पहला रूल तो हो गया वो एसेट जो सेल की जा सकती है ना, फिक्स एसेट हो गई, उसके अलावा ऐसी एसेट करंट एसेट में जो सेल की जा सकती है, उन सभी एसेट को हम पीएनएल के डेबिट में, ना सॉरी पीएनएल कह रहा हूं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। उसके अलावा बेटा अगर कोई प्रोविजन होता है किसी भी एसेट के अगेंस्ट, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपके डेटर के अगेंस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व आपका इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हो गया, ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई रिजर्व है तो बेटा उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे बेटा, ठीक है। आगे कह रहा है कि लोन टू पार्टनर, अगर पार्टनर का लोन होता है, लोन टू पार्टनर, अगर एसेट साइड में इसका मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया होगा बेटा, तो मैंने पहले बता दिया कि लोन का ट्रीटमेंट हम सेपरेट लोन अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो उसके लिए आप एक लोन अकाउंट बनाएंगे और क्या करेंगे, उससे पैसा रिसीव कर लेंगे। इसके लिए क्वेश्चन बोलेगा नहीं बेटा, आपको अपने आप करना है कि जो भी पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा उससे आप वो पैसा रिसीव कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर बेटा क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है किसके बारे में, अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट, किसी भी एसेट के रियलाइजेशन के बारे में, यानी कि वो कितने रुपए में बिकी, कितने रुपए में सेल हुई, उसकी रियलाइजेशन वैल्यू गिवन नहीं है। तो इसमें दो रूल याद रखने हैं, टेंजिबल एसेट के बारे में अगर नहीं बोला है बेटा तो क्या हो जाएगा, उसको आप मानेंगे कि वो बुक वैल्यू से रियलाइज्ड हो गई है, लिखा हुआ है देखिए, रियलाइज्ड एट इट्स बुक वैल्यू, तो आप मानेंगे कि वो क्या हो गई है, बुक वैल्यू से रियलाइज हो गई, मतलब जितने में लिखी हुई है उतने पैसे में बिक गई है, आप मानेंगे ऐसा। इंटेंजिबल एसेट के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है, उनकी रियलाइजेशन वैल्यू गिवन नहीं है, तो बेटा वो निल हो जाएंगी, आप मानेंगे कि उनसे कोई भी पैसा हमारा क्या नहीं हुआ, रिकवर नहीं हो पाया, आप ऐसा मानेंगे बेटा, ठीक है। तो ये रूल हो गए। तो चलिए ऊपर चलते हैं वापस अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। देखिए तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से एसेट को ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे कौन कौन सी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, तो लाइबिलिटीज के लिए भी रूल नंबर 2 है ना। तो जान लेते हैं कौन कौन सी लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि वाइल ट्रांसफरिंग लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते टाइम किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है बेटा, वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रहा है कि ओनली आउटसाइड लाइबिलिटीज, कौन सी लाइबिलिटी बेटा, केवल आउटसाइड लाइबिलिटीज, ऐसी लाइबिलिटी जिनकी आपको पेमेंट करनी है, जिनकी आपको पेमेंट करनी है, आउटसाइडर थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज जिनको कहते हैं, केवल उन्हीं लाइबिलिटी को हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही हम उनकी क्या करेंगे बेटा, पेमेंट करेंगे, ठीक है। आगे के रूल बाद में पढ़ते हैं, पहले ऊपर चलते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि भैया यहां पर कौन कौन सी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होंगी, हमारी कौन सी लाइबिलिटी ट्रांसफर होंगे बेटा, हमारी सारी की सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज यहां पर ट्रांसफर होंगी, आउटसाइड लाइबिलिटी यानी कि वो लाइबिलिटी जो बाहर के लोगों से हमने पैसा लिया है या उनको पे करनी है, ठीक है। तो उसके बाद बेटा यहां पर देखिए लिखा हुआ है बैंक अकाउंट, एसेट रियलाइज, अब जो भी एसेट से पैसा आएगा वो हम यहां लिखते जाएंगे बेटा, बैंक के नीचे यहां लिखते जाएंगे जो भी एसेट से पैसा आएगा। अब आपको बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है, यहां पर बुक वैल्यू क्या दी गई थी, जितनी वैल्यू से रियलाइज हो रही है आप वो वैल्यू लिख लेंगे बेटा, आपको बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना कि एसेट मान लीजिए मशीनरी कोई पहले 10 लाख की थी अब 2 लाख में क्यों रियलाइज हो रही है, तो आपको बिल्कुल नहीं करना। ये अकाउंट की खूबसूरती है कि अपने आप चीजों को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, आपको बिल्कुल भी ज्यादा कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सुंदर अकाउंट है रियलाइजेशन, बहुत सारी चीजें तो अपने आप ही कर लेगा बेटा, ठीक है। तो ये बेटा हो गया। अब रियलाइजेशन के बारे में रूल हम पढ़ ही चुके हैं, ऊपर देखिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है बेटा किसी भी एसेट की रियलाइजेशन के बारे में, तो क्या, टेंजिबल एसेट को बुक वैल्यू से रियलाइज कर लेंगे और इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब उसकी रियलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन बेटा गिवन नहीं देखा। अगर पार्टनर कोई एसेट ले रहा है तो आप उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे, पार्टनर ने अगर कोई एसेट ले लिया बेटा तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, यानी कि उतना पैसा आप उसकी कैपिटल से कम कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको लिख देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेमेंट की, आपको लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है बेटा, लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है। तो देखिए
लाइबिलिटीज की पेमेंट के रिगार्डिंग क्या रूल है? ये कह रहा है कि इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी इट इज पेड इन फुल। ये कह रहा है कि हर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन किसी लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए बेटा नहीं बोल रहा है, फिर भी आपको उस लाइबिलिटी को फुल अमाउंट से पे करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, एनी आउटसाइड लाइबिलिटी, तो बेटा आप उसको बुक वैल्यू से पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये आपका रूल है, ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, चलिए, तो आपको पेमेंट करना है, तो लाइबिलिटीज की आप पेमेंट करेंगे। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू बैंक लिख के आप लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए भी आप उसकी भी पेमेंट करेंगे। अगर फर्म को पे करना है तो आप उसकी भी पेमेंट करेंगे। अगर पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई लाइबिलिटी ले लेता है बेटा, कि वो कहता है कि चलो इस लाइबिलिटी को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं इसको पे कर दूंगा, तो उसकी कैपिटल को उतने पैसे से आप क्रेडिट कर देंगे और उसको रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आप शो कर देंगे, उसको दिखाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में बेटा। ठीक है, तो अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करके, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट में आपका गेन होगा बेटा, जो आप पार्टनर में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर डेबिट साइड ज्यादा होती है तो बेटा आपका लॉस होगा, उस लॉस को भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। अब देखिए लाइबिलिटी से रिलेटेड दो रूल और भी है बेटा। ये कह रहा है कि अगर पार्टनर का लोन है, यानी कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया बेटा, तो वो लोन अकाउंट जो है वो सेपरेट लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे आप, और वहीं पर उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व सच एज जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इन सबको एज यूजुअल जैसे आप पिछले चैप्टर्स में करते थे वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के बीच में बांट दिया जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, इस चैप्टर में केवल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं बटेगा, बाकी नॉर्मली सारे रिजर्व आप पार्टनर कैपिटल में एज यूजुअल जैसे पिछले चैप्टर में बांटते थे वैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा। ठीक है, तो ये रूल है आपको एसेट और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के। ठीक है, तो फिर से देख लेंगे बेटा कि एसेट को ट्रांसफर करते थे, हमें आपको चार बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उन्हीं एसेट को ट्रांसफर करना है जो एसेट सेल हो सकती है। दूसरा बेटा, कोई भी प्रोविजन अगर किसी एसेट के अगेंस्ट बना हुआ है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तीसरा, अगर पार्टनर का लोन है एसेट साइड में, यानी कि पार्टनर को लोन दिया हुआ है, तो वो सेपरेट लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा और वहीं से आप उसकी पेमेंट रिसीव कर लेंगे बेटा। ठीक है, और अब चौथा कह रहा है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है रिगार्डिंग द रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट, तो उसमें टेंजिबल एसेट की अगर बात कर रहा है तो उसको बुक वैल्यू से रियलाइज कर लिया जाएगा बेटा। और अगर इंटेंजिबल एसेट की बात कर रहा है तो उसको क्या करेंगे बेटा, उसकी वैल्यू नील हो जाएगी, फिर आप मानेंगे कि उससे कोई भी वैल्यू रियलाइज नहीं हुई है। अब अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूं तो देखिए कह रहा है कि सारे के सारे आउटसाइड लाइबिलिटी आपको कहां ट्रांसफर करनी है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। ठीक है, दूसरा कर रहा है कि अगर पार्टनर का लोन होता है, जो पार्टनर से लोन लिया हुआ है, तो उसको सेपरेट लोन अकाउंट में डालेंगे, सेपरेट लोन अकाउंट में उसकी रिकॉर्डिंग होगी और वहीं से आप उसको पे भी करेंगे। ठीक है, और कह रहा है कि एसेट के अगेंस्ट रिजर्व को छोड़ के बाकी जो रिजर्व होते हैं उन सबको आप पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ऑल दी पार्टनर। और लास्ट कह रहा है कि बेटा अगर क्वेश्चन ने बोला भी नहीं है तभी भी आपको हर एक्सटर्नल आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये एक कुछ रूल्स थे बेटा। अब एक बैलेंस शीट लेके हम जरा समझते हैं कि बैलेंस शीट में जो आइटम उनको कैसे ट्रांसफर करना है, तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। एक बैलेंस शीट ले रहे हैं तो देखिए हमारे पास एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल। अब यहां पे देखिए गुडविल का नो स्पेशल ट्रीटमेंट, नो स्पेशल। तो बेटा इस चैप्टर में गुडविल का कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे हर चैप्टर में देखा आपने, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर चैप्टर में हम गुडविल को स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेशल ट्रीट करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। गुडविल भी बाकी एसेट की तरह ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए डेटर, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये कहां जाएगा, ये आपका रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये एसेट के अगेंस्ट बना हुआ प्रोविजन है। फिर स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, तो ये सभी एसेट जो बेटा यहां पर है, यहां से यहां तक,
ये सारी की सारी एसेट ऐसी है जिनसे कोई ना कोई अमाउंट रियलाइज हो सकता है, तो इनको हम बेटा सभी को कहां कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आप इनको ट्रांसफर कर लेंगे बेटा, ठीक है। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, तो बेटा ये तो कैश और बैंक अकाउंट में ही जाएंगे, ये कैश और बैंक अकाउंट में जाएंगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं पीएनएल, ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस है बेटा, एसेट साइड में होता है तो डेबिट बैलेंस होता है, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये आपका लॉस है, तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, लॉस। और लॉस कहां जाते हैं, लॉस जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, तो ये बेटा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, है ना, ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बेटा, ठीक है। अब लोन टू पार्टनर कहां जाएगा, सेपरेट लोन अकाउंट में जाएगा, सेपरेट लोन अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर करेंगे, सेपरेट लोन अकाउंट में वहीं पर इसकी पेमेंट रिसीव होगी। तो ये एसेट साइड के आइटम है जिनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कहां कहां ट्रांसफर करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब लाइबिलिटीज में देखते हैं, सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी को रिलायंस में ट्रांसफर करना है, तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसिज एक्स लोन, तो ये चारों हमारी बेटा आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो ये आपकी कहां जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप इनको ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब देखिए वाइज लोन है, वाई क्या है, पार्टनर है, पार्टनर का लोन है, पार्टनर से लोन लिया हुआ है, तो ये कहां जाएगा, ये बेटा सेपरेट लोन अकाउंट में जाएगा, ये सेपरेट एक लोन अकाउंट में जाएगा, इसके लिए सेपरेट लोन अकाउंट बनेगा बेटा, ठीक है। जनरल रिजर्व, वर्कमैन और पीएनएल ये तीनों के तीनों रिजर्व है हमारे, तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आप इनको ट्रांसफर कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बेटा ये रिजर्व अगेंस्ट एसेट है, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बना है, तो मैंने बताया ना जो भी रिजर्व एसेट के अगेंस्ट बनेगा या प्रोविजन एसेट के अगेंस्ट बनेगा वो इस चैप्टर में क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बल्कि उसको हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बेटा ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये तो कैपिटल है, ये कैपिटल अकाउंट में ही जाएंगे, कैपिटल के बैलेंस शीट है। तो इस तरह से आप इस बैलेंस शीट के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आप आइटम्स को कहां कहां पे और कैसे ट्रांसफर करेंगे बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जर्नल के एक्सपेक्ट की, क्योंकि इस चैप्टर से बेटा जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल का बहुत इंपॉर्टेंस है, जर्नल सबसे ज्यादा बार आया है, अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल और जर्नल में तो 80% जर्नल आने के चांसेस होते हैं और 20-30% आपके चांस होते हैं न्यूमेरिकल यानी कि रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल आने के क्वेश्चन के, ठीक है। तो जर्नल की बात कर लेते हैं बेटा, देखिए जनरल एंट्रीज में अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट, यानी कि एसेट से जो अमाउंट रियलाइज होगा, या मैं सिंपल भाषा में कहूं कि कहीं से भी अगर पैसा आएगा डिसोल्यूशन में तो एंट्री यही होगी बेटा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कहीं से भी पैसा आए, कहीं से भी अगर पैसा आ रहा है तो एंट्री आपकी यही होगी, ठीक है। दूसरा, अगर पार्टनर ने एसेट ले ली है, पार्टनर ने एसेट ले ली है, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन बोलेंगे, तो जब भी फर्म को फायदा होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, जब भी लॉस होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो अगर कोई पार्टनर एसेट ले लेता है तो बेटा हम उस पार्टनर की कैपिटल को उतने ही अमाउंट से कम कर देते हैं, ठीक है, इसलिए पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। अब लाइबिलिटी पेड, अगर कोई भी लाइबिलिटी आप पे कर रहे हो, या सिंपल भाषा में बोलूं कि कोई भी पेमेंट अगर कर रही है फर्म, तो एंट्री यही होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश होगी बेटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है कि पार्टनर ने अगर कोई लाइबिलिटी पे करने के लिए बोल दिया कि मैं लाइबिलिटी पे कर दूंगा, पार्टनर ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं लाइबिलिटी पे कर रहा हूं, तो उस केस में उस पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि उसकी कैपिटल को उतने ही पैसे से क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, हम बढ़ा देंगे बेटा उसकी कैपिटल को, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि अमाउंट अगर अनरिकॉर्डेड एसेट से रिलाइज हुआ, देखिए अनरिकॉर्डेड एसेट कौन सी होती है, देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि हम एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा लगा के उसकी वैल्यू जीरो कर देते हैं,
है ना, और वो फर्म में पड़ी रहती है, फिजिकली तो एग्जिस्ट कर ही नहीं है ना बेटा। अब किसी को मान लीजिए पसंद आ गया और किसी ने कहा कि ये मुझे दे दीजिए एसेट, तो आपको कुछ अमाउंट रियलाइज हो गया, तो पैसा मिलने की एंट्री एक ही होगी बेटा, क्या, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब भी पैसा मैंने बताया मिलेगा डिसोल्यूशन में, एंट्री यही होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब कह रहा है कि आपने कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, डिसोल्यूशन के टाइम अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी प्रेजेंट है जो पहले से फर्म में रिकॉर्डेड नहीं है, तो भी बेटा उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। एंट्री यही होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, पेमेंट करने की एंट्री यही होती है। कैश जा रहा है और फर्म का लॉस है, यानी कि फर्म का एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अगर बेटा क्रेडिटर को आप एसेट दे देते हैं, क्रेडिटर सेटल हो जाते हैं किसी एसेट के अगेंस्ट, तो बेटा इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप पार्ट पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर को, तो उसकी एंट्री जरूर करेंगे। आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू कैश। और अगर क्रेडिटर आपको पार्ट पेमेंट वापस कर रहा है, कई बार ऐसा होता है ना कि एसेट ज्यादा वैल्यू की होती है, क्रेडिटर कम वैल्यू के होते हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ पैसा हम आपको वापस दे देंगे, तो उस केस में पैसा मिलने की एंट्री होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर क्रेडिटर और एसेट की सेटलमेंट हो जाती है तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन अगर कोई पार्ट पेमेंट आप करते हैं या रिसीव होती है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसकी एंट्री दिखानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। भैया फर्म पे करती है तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक, पेमेंट करने की एंट्री हमेशा यही होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, अब चलिए बेटा, ये कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म, फर्म को बियर करने थे लेकिन पेड बाय द पार्टनर, पार्टनर ने पे कर दिया, यानी कि फर्म के बिहाफ पर एक्सपेंसेस किसने पे कर दिए बेटा, पार्टनर ने पे कर दिए। तो बेटा उसके लिए बहुत सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। हम पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देंगे, जितना पैसा उसने एक्सपेंसेस का पे किया उतने ही पैसे से उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाएगा, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होगी, सिंपल सी बात है, सिंपल सी एंट्री है बेटा। अब कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द सेम पार्टनर, मतलब उसी पार्टनर को बियर करने थे और उसी ने पे कर दिया, तो हम क्यों एंट्री करेंगे उसकी, हमें कोई एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम किसी पार्टनर के पर्सनल अकाउंटेंट नहीं है बेटा, हम तो कंपनी के अकाउंटेंट हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर किसी पार्टनर को आपने अपॉइंट कर दिया डिसोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, तो बिजनेस या फर्म उसको बेटा रिम्यूनरेशन, सैलरी या कमीशन दे सकती है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब एक बात ध्यान रखनी है, बच्चों को जनरली ये लगता है कि भाई अगर किसी पार्टनर ने या किसी पार्टनर को फर्म ने अपॉइंट कर दिया है डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए, तो ये मैंडेटरी है कि एक्सपेंसेस वो ही बियर करेगा, बेटा ऐसा नहीं है। जब तक क्लियर ना लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आप ऐसा मानेंगे नहीं, बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि भैया जिस पार्टनर को अपॉइंट किया जाएगा वो ही डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस बियर करेगा, ऐसा नहीं है बेटा। बोलेगा तभी आप मानेंगे कि वो बियर करेगा, अदरवाइज फर्म ही बियर करेगी बेटा, फर्म ही उसको पे करेगी, ध्यान रखेंगे, छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द पार्टनर, पार्टनर को बोर्न करने थे लेकिन फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म का तो एक्सपेंस है ही नहीं, तो मतलब रियलाइजेशन अकाउंट तो आएगा नहीं बेटा। तो क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बैंक, उस पार्टनर की कैपिटल को कम कर देंगे क्योंकि उससे पैसा लेना है और फर्म के पास से पैसा गया है, इसलिए कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा कुछ एंट्रीज हो सकती है। ठीक है, ये कुछ एंट्रीज हो सकती है जो आपको करनी पड़ सकती है अगर आपका क्वेश्चन में जनरल का क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, तो ये छोटा सा चैप्टर था आपका, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत आसान सा चैप्टर है, ज्यादातर जनरल ही आती है इस चैप्टर से, 6 नंबर इजीली आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज करिएगा इस वीडियो के साथ साथ बेटा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।